आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भीम एग्री कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के आगे का चैप्टर पढ़ेंगे जो पदार्थ के रासायनिक संयोग के नियम हैं। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं जिन्हें 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक तो पदार्थ के भार के अनुसार और दूसरा है पदार्थ के आयतन के अनुसार। तो सबसे पहले हम पदार्थ के भार के अनुसार देखेंगे। रासायनिक संयोग के नियम पर लिख देते हैं। संयोग के नियम पहले देखेंगे भार के अनुसार, भार की दृष्टि से। इसका पहला नियम है भार की दृष्टि से द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम की खोज लेवासिये ने की थी। लेवासिये ने दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम की खोज प्राउस्ट ने किया था। प्राउस्ट ने। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। इस नियम की खोज डाल्टन ने किया था। चौथा नियम है तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम की खोज रिक्टर ने किया था। ये आपके भार के अनुसार 4 नियम हो गए। अब देखेंगे आयतन के अनुसार। आयतन के अनुसार केवल एक ही नियम है जो है गैल्यूसेक का नियम। आयतन की दृष्टि से गैल्यूसेक का नियम। गैल्यूसेक का नियम। इस नियम का प्रतिपादन गैल्यूसेक ने किया था। गैल्यूसेक ने। ये आपके भार एवं आयतन के अनुसार नियम हो गए। अब हम इन नियमों को डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भार के अनुसार नियम देखेंगे। पदार्थ के भार के अनुसार। पदार्थ के भार के अनुसार का पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम। इस नियम को द्रव्यमान अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन लेवासिये ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में, चाहे भौतिक अभिक्रिया हो या रासायनिक अभिक्रिया हो, उसमें अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दोबारा देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में उसके अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। वैसे इसको एग्जाम्पल थ्रू देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है
AgNO3 AgNO3 प्लस HCl गिव जाओ AgCl प्लस HNO3। ये आपका अभिकारक है। और आपका उत्पाद। अब इसका हम परमाणु भार देखेंगे। Ag का 108 होता है प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन इस ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 अणु हैं इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 16 48 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, और क्लोरीन का होता है 35.5 गिव जाओ। अब इधर भी निकालते हैं। सिल्वर का 108 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और प्लस इधर ऑक्सीजन के 3 अणु हैं इसलिए ऑक्सीजन के 48 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करते हैं तो 206.5 इधर भी आएगा और 206.5 6.5। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उसके उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये आपका पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन प्राप्त ने किया था। इस नियम के अनुसार कोई भी यौगिक किसी भी विधि से बनाया गया हो, कोई भी यौगिक किसी भी विधि से बनाया गया हो, उसमें उपस्थित तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर एवं निश्चित रहता है। कोई भी यौगिक किसी भी विधि से बनाया गया हो, उसमें उपस्थित तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर एवं निश्चित रहता है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ऐसा इसका एग्जाम्पल है H2O। जल को कहीं से भी लिया जाए, चाहे नदी से लिया जाए चाहे तालाब से लिया जाए, लेकिन उसका संगठन जो होता है वो हमेशा निश्चित एवं स्थिर ही रहता है। जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 अनुपात में मिले होते हैं, लेकिन इसका संगठन हमेशा वही रहेगा, चाहे वो नदी से लिया जाए चाहे तालाब से लिया जाए चाहे कुआं से लिया जाए, लेकिन उसका अनुपात हमेशा स्थिर ही रहेगा। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन ने किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उनमें से एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा दूसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करती है, तो उनमें एक सरल अनुपात होता है। दोबारा देखते हैं। जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उनमें से एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा दूसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करती है तथा जिनमें एक सरल अनुपात होता है। अब इसको एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। जैसे आपके ये 2 तत्व हो गए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपस में संयोग करके भिन्न भिन्न यौगिक बनाएंगे। जैसे पहला यौगिक है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है NO
तीसरा है N2O2, चौथा है N2O3। ये आपके भिन्न भिन्न यौगिक हो गए। अब हम इन यौगिकों में इन दोनों तत्वों का भार अनुपात देखेंगे। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 14 होता है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, इसीलिए 14 दूनी 28 हो जाएंगे। यहाँ पर 28 और ऑक्सीजन अकेला है, तो ऑक्सीजन का परमाणु बल 16 होता है, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे। अब यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पर 14, ऑक्सीजन का यहाँ पर 16, फिर यहाँ पर 28 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो 16 दूना 32 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो 28 और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो 48। तो बच्चों नियम में बताया गया है कि एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से सहयोग करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन की यहाँ पर भिन्न भिन्न मात्रा, लेकिन नाइट्रोजन की हम मात्रा को निश्चित करेंगे। तो यहाँ पर 14 है और सब 28 है, तो यहाँ पर हमको 28 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऑक्सीजन की तो भिन्न भिन्न मात्रा वही है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर 28 लिखते हैं, यहाँ पर 14 दूना 28 और जब इसमें गुणा हुआ है तो 16 में भी 2 से गुणा हो जाएगा। 16 ना 32, यहाँ पर और 28 ऐसे लिख लेंगे, 32 फिर ऐसे लिख लेंगे, फिर 28 ऐसे ही 48। नियम में बताया गया था कि जो भिन्न भिन्न तत्व एक निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं, तो जो भिन्न भिन्न तत्वों का अनुपात होता है उनमें एक सरल अनुपात होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की हमने मात्रा एक कांस्टेंट कर ली है, स्थिर कर ली है, और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो भिन्न भिन्न हो गई है, तो इनमें एक अब सरल अनुपात होगा। जैसे हम 16 से काटेंगे, 16 का 16, 16 दूना 32, 16 48, यहाँ पर अनुपात हो गया है 1:2:2:3। इसमें ये एक सरल अनुपात है, ये आपका गुणित अनुपात का नियम हो गया। अब इसके आगे का नियम देखेंगे जो है तुल्य अनुपात का नियम। चौथा नियम है तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम तुल्य अनुपात का नियम, इस नियम को रिक्टर ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्वों की अलग अलग मात्रा किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं, तो उनके भार में जो अनुपात होता है, जो वे तत्व आपस में परस्पर संयोग करते हैं। दोबारा देखते हैं, जब दो तत्वों की अलग अलग मात्रा किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं, तो उनके भार में वही अनुपात होता है जो वे दोनों तत्व आपस में संयोग करते हैं। जो यह अनुपात है यह सरल अनुपात भी हो सकता है और गुणित अनुपात भी हो सकता है। अब इसको हम एग्जाम्पल थ्रू देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं ए और बी, ये दोनों भिन्न भिन्न परमाणु भार वाले तत्व हैं, और सी ये एक निश्चित परमाणु भार वाला तत्व है। अब इनके बीच में संयोग हुआ, जो बी और सी मिलकर जो संयोग बनता है, यौगिक बनता है, जैसे BC, और ए और सी तत्व मिलकर एक संयोग बनाते हैं AC। तो इस यौगिक में जिस अनुपात में B मिला होगा और इस यौगिक में जिस अनुपात में A मिला होगा, जब ये दोनों संयोग करेंगे
तो इनमें भी वही अनुपात होगा। जैसे ये बनेगा AB यौगिक, तो जिस अनुपात इस यौगिक में जिस अनुपात में B मिला होगा और इस यौगिक में जिस अनुपात में A मिला होगा, उसी अनुपात में ये जब दोनों मिलेंगे तो उसी अनुपात में होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि BC में, जैसे जो BC वाला यौगिक है इसमें B 1 अनुपात में मिला है और AC वाले यौगिक में A इसमें 2 अनुपात में मिला है। तो जब ये दोनों तत्व आपस में संयोग करेंगे तो इनमें भी 1 अनुपात 2 अनुपात होगा। अब इसको हम अच्छे से और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक लेते हैं कार्बन और एक लेते हैं हाइड्रोजन। ये दोनों भिन्न भिन्न मात्रा वाले तत्व हैं और एक निश्चित मात्रा वाला तत्व है ऑक्सीजन। अब ये दोनों आपस में संयोग करते हैं। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तो यहाँ पर H2O बनेगा, यानी कि जल। और जब कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करेंगे तो यहाँ पर बनेगा CO2। अब रूल क्या कहता है? नियम यह कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने पर जो H2 बना है, H2 में जो H का अनुपात होगा, H2O में जो H का अनुपात होगा और इधर CO2 में जो C का अनुपात होगा, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो उसी अनुपात में मिला होगा। जैसे CH जब मिलेंगे तो ये CH4 यानी कि मीथेन बनाएंगे। अब इसको हम भार अनुपात के अनुसार देखेंगे। जैसे CO2 में अब भार अनुपात निकालते हैं। जैसे कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 अणु हैं तो इसलिए 16 दूना 32 हो जाएगा। यहाँ पर 32 लिख लेते हैं। दूसरा हमारा यौगिक क्या है? H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं इसीलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भर 1 होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल है तो यहाँ पर केवल 16 ही रहेगा। अब इसको सरल कर लेते हैं। 4 × 12 × 32 3 अनुपात 8 में मिले। CO2 है उसका संयोजन 3 अनुपात 8 का है। सरल करने पर 3 अनुपात 8 आया। और अब H2 का सरल करते हैं। 2 × 2 16। ये H2 है, H2O, इसमें 1 अनुपात 8 का संघटन है। अब मीथेन का देखते हैं। मीथेन कार्बन हाइड्रोजन के मिलने से मीथेन बना। अब मीथेन का यहाँ पर भार अनुपात निकालते हैं। जैसे कार्बन का यहाँ पर 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर उसके 4 अणु हैं तो इसलिए इसका भार अनुपात 4 हो जाएगा। अब इसको सरल करते हैं। 4 एकम 4 और 4 × 12। यहाँ पर मीथेन का लिखते हैं 3 अनुपात 1। रूल क्या कहता है कि जो भिन्न भिन्न तत्व मिले होते हैं उसी अनुपात में मिले होते हैं जो परस्पर सहयोग करते हैं। यहाँ पर इस यौगिक में कार्बन का अनुपात 3 है तो यहाँ पर भी कार्बन का अनुपात 3 है और इस यौगिक H2O में हाइड्रोजन का अनुपात 1 है तो CH4 में भी हाइड्रोजन का अनुपात 1 है। इस प्रकार से आपका ये नियम, 5वां नियम देखते हैं। 5वां नियम है गैल्यूसेक का नियम। गैल्यूसेक का नियम इस नियम का प्रतिपादन गैल्यूसेक ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया में यदि अभिकारक गैसीय अवस्था में है और उसके द्वारा बनने वाला उत्पाद वो भी गैसीय अवस्था में है तो उनमें एक सरल अनुपात होता है।
दोबारा देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में यदि अभिकारक गैसीय अवस्था में है और उसके द्वारा बनने वाला उत्पाद भी गैसीय अवस्था में है तो उनमें एक सरल अनुपात होता है। जैसे इसका एग्जांपल है N2 प्लस H2, ये जाओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं NH3। तब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 है और इसकी मल्टीप्लाई करने पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है तो इसको बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6। देखो बैलेंस हो गई। नाइट्रोजन का यहाँ पर 1 अणु है, हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 अणु हैं और अमोनिया के यहाँ पर 2 अणु हैं। तो नियम क्या कहता है कि अभिकारक गैसीय अवस्था में है और उसके द्वारा उत्पाद भी गैसीय अवस्था में है तो उनमें एक सरल अनुपात होता है। तो इनमें परस्पर एक सरल अनुपात है, 1:3:2। ये आपके नियम हो गए। बच्चों यहाँ पर आपका एक चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे का चैप्टर है रसायन की भाषा, उसको हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।